स्लाइड शेयर हो रही है सबको? ओके। जी मैम। ठीक है। अच्छा, हमारी जो कंप्लीट ब्लड काउंट की सीबीसी की रिपोर्ट होती है आपने देखी ही होगी। उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है आरबीसीज का पोर्शन और एक होता है डब्ल्यूबीसीज का पोर्शन। रेड ब्लड सेल्स का पोर्शन होता है और एक होता है वाइट ब्लड सेल्स का पोर्शन। जो रेड ब्लड सेल्स का पोर्शन होता है उसमें ये वाली 6 to 7 चीजें जो हैं वो आपको रिपोर्ट में शो हो रही होती हैं, हीमोग्लोबिन, आरबीसी काउंट, हिमेटोक्रिट, एमसीएच, एमसीएससी, एमसीवी एंड आरडीडब्ल्यू। ठीक है। तो हम इनको इन द डिटेल आज डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या होते हैं और इनकी डेफिशिएंसी या इनके अगर लो या हाई लेवल्स हो रहे होते हैं तो उससे बॉडी में क्या क्या कंडीशंस हो रही होती हैं। और कल हम लोग जो है वो इसी का सेकंड पार्ट जो डब्ल्यूबीसीज है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास आ जाता है कि आरबीसी काउंट। ठीक है, कि आपके पास जो रेड ब्लड सेल्स का काउंट है वो आपको क्या बताता है। अगर उसका बॉडी के अंदर इंक्रीज लेवल आपकी रिपोर्ट के अंदर शो हो रहा है तो उससे हमें पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो आरबीसीज हैं वो ज्यादा बन रहे हैं। ठीक है, वो नॉर्मल से ज्यादा बन रहे हैं। और जब आपकी बॉडी के अंदर आरबीसीज नॉर्मल से ज्यादा बनेंगे तो डेफिनेटली आपके जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और जब ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज होती है तो उससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और ब्लड क्लॉट्स अगर आपकी बॉडी में बनेंगे तो वो आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज की तरफ लेकर जाएगी कंडीशन। इसके अलावा अगर आरबीसीज का इंक्रीज लेवल आ रहा है रिपोर्ट के ऊपर तो दूसरी जो कंडीशन हो सकती है वो ये हो सकता है कि आपको कोई बोन मैरो की डिजीज हो सकती है। इसके अलावा जो थर्ड कंडीशन होती है कि आपका आरबीसीज का काउंट जो है वो क्यों ज्यादा आ रहा है, किडनी जो है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसे हम एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। ये हार्मोन आपके आरबीसीज बनाते हैं। तो जब किडनी की कोई प्रॉब्लम होती है तो हो सकता है कि ये एरिथ्रोपोइटिन का हार्मोन ज्यादा बन रहा हो जिसकी वजह से आपके आरबीसीज भी नॉर्मल से ज्यादा बन रहे हो और इस वजह से आपकी रिपोर्ट के ऊपर आरबीसीज का लेवल ज्यादा आ रहा हो। इसके अलावा डिहाइड्रेशन एंड स्मोकिंग भी आरबीसी ज्यादा बनाते हैं बॉडी में। क्योंकि जब आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होती है या स्मोकिंग आप बहुत ज्यादा करते हो तो उससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। उस ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आरबीसी जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा कि अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में जाएं, ठीक है, और वहां पर आप माउंटेन्स के ऊपर जब चढ़ते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं आपकी जो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होने लग जाती है तब भी आपकी जो बॉडी है वो आरबीसीज की ज्यादा प्रोडक्शन करने लग जाती है ताकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो प्रॉपर हो सके। एंड जब लंग्स की प्रॉब्लम होती है, अगर सीओपीडी वगैरह है या लंग्स कैंसर हुआ है तो उसमें भी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको भी पूरा करने के लिए बॉडी जो है वो आरबीसी ज्यादा बनाना स्टार्ट कर देती है। इसलिए जब भी आप रिपोर्ट के ऊपर ये देखें कि आरबीसी काउंट का जो है वो इंक्रीज लेवल है जो उसकी एक नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए थी तो उनके पीछे ये वाली सारी रीजंस हो सकती हैं। अगर अब आरबीसीज का जो लेवल है वो रिपोर्ट के ऊपर कम आता है जो एक नॉर्मल वैल्यू से, तो फिर क्या क्या रीजंस हो सकती हैं। हो सकता है कि खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट में ब्लड लॉस हुआ हो, कोई इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई हो गैस्ट्रो की, उस वजह से जो है वो आपका अंदर ही जो है वो ब्लड लॉस हो रहा है और उसकी वजह से आपके जो आरबीसीज का काउंट है वो कम आ रहा है बॉडी के अंदर। या हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हों जिसमें आपके आयरन की डेफिशिएंसी आ जाती है, बी12 की आ जाती है, फोलेट की डेफिशिएंसी आ जाती है। तो इन सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से भी बॉडी में जो आरबीसी काउंट है वो कम हो जाता है। किडनी डिजीजेस, कुछ ऐसी किडनी डिजीजेस होती हैं जिसमें जो किडनी है वो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कम बनाती है और उससे फिर आरबीसी की प्रोडक्शन भी कम होगी। एनीमिया, बोन मैरो की डिजीजेस आ जाती हैं जो हम नेक्स्ट भी देखेंगे। इसके अलावा आईबीडी, आईबीडी में क्या होता है कि आपके अल्सर्स वगैरह बन जाते हैं, ठीक है, आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है इंटेस्टाइन में, कोई भी चीज कोई भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, उसकी वजह से भी आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती है और आपका आरबीसी काउंट जो है वो कम हो रहा होता है। मोस्टली जो आईबीडी होता है वो क्रॉनिक स्टेज होती है तो उसमें ये होता है कि पर्सन के इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से वो अंदर ही डेफिशिएंसीज हो रही होती हैं। एंड इन द प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में हायर डिमांड होती है, मेटाबॉलिक डिमांड्स बहुत ज्यादा होती हैं, फीटस की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से अगर जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो प्रॉपर सप्लीमेंट्स नहीं ले रही है तो उससे भी आरबीसी काउंट जो है वो कम हो सकता है।
हाइपोथायराइडिज्म, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म में हार्मोन्स कम बनते हैं। थायराइड ग्लैंड का मेन फंक्शन होता है कि उसने बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को बूस्ट रखना होता है। तो जब आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म जो है वो कम हो जाता है तो आपके न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर्ली मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही होती है और उसकी वजह से भी आरबीसी काउंट कम हो सकता है। हीमोडायलिसिस या हीमोलाइसिस, इस तरह के केसेस में भी आपने देखा होगा कि आरबीसी काउंट जो है वो कम हो जाता है। किडनी वाले जो पेशेंट होते हैं वो हमेशा एनीमिक होते हैं, जो वो डायलिसिस के ऊपर होते हैं। और अगर आपकी बॉडी के अंदर आरबीसीज की अब नॉर्मल ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि 120 डेज के बाद तो नॉर्मल ब्रेकडाउन होनी है आरबीसीज की, लेकिन हीमोलाइसिस में क्या होता है कि आपकी अब नॉर्मल ब्रेकडाउन अगर स्टार्ट हो जाती है आरबीसीज की, तो उससे क्या होगा कि उससे भी आपके आरबीसी काउंट जो है वो कम हो जाएगा बॉडी में। कीमोथेरेपी, जो कैंसर पेशेंट मेडिकेशन यूज कर रहे होते हैं उनसे भी, उनको आपने देखा होगा एनीमिक वो होते हैं। इसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होती हैं जिसमें आरबीसी काउंट जो है वो कम हो जाता है। समझ आ रही है बच्चों? यस मैम। क्वेश्चन यस मैम, आ रही है। यस जो है फिर मैम। मैं लास्ट पे लूंगी आप लोगों के, ठीक है? अच्छा, अब आरबीसी काउंट का आपने देख लिया कि अगर आपको रिपोर्ट पे इसका इंक्रीज या लो लेवल मिलता है तो उसके पीछे क्या क्या कंडीशंस होती हैं। उसके बाद आ जाता है हीमोग्लोबिन। अब जो हीमोग्लोबिन कंपोनेंट होता है उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि एचबी हमारी होती क्या है। हीमोग्लोबिन एक आयरन रिच प्रोटीन होती है जो आपके आरबीसी का मेन कंपाउंड होता है। और ये एक ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है जो आपके लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करती है और आपकी पूरी बॉडी को सप्लाई कर रही है ऑक्सीजन की। और वापस आपकी सारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो मेटाबॉलिज्म सारी हुई है उसके रिजल्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनी है उसको बैक लंग्स के पास लेके आती है और लंग्स उसको बॉडी से बाहर एक्सहेल कर देता है। तो ये एचबी का जो है वो काम होता है। अब अगर आपकी एचबी कम होती है, ठीक है, और ये आप लोगों ने, अब जो हम सीबीसी रिपोर्ट देखते हैं ना, हम सिर्फ उसमें एचबी को ही देखते हैं, हम इसके अलावा किसी भी कंपोनेंट को नहीं देख रहे होते। तो एचबी का तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि ये अगर लो हो रही है या ये हाई हो रही है तो उसके पीछे क्या रीजन होती है। अगर तो एचबी लो हो रही है तो हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि हार्ट की फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं हो रही, वो प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा। प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर पहले तो ये देखें कि एचबी अगर लो हो रही है तो आपको कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आपकी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो रही तो ऑब्वियसली बात है कि हार्ट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी काम करना। और अगर प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर आप उसकी एचबी जो है वो लो है तो उसके अंदर चांसेस ज्यादा होते हैं कि उसका जो बेबी है वो प्री टर्म जो है वो पैदा होगा, ठीक है? जो 38 वीक से पहले पैदा होते हैं उन्हें हम प्री टर्म कहते हैं। रेस्ट लेग सिंड्रोम, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि आपकी जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है ना जब बॉडी के अंदर कम होती है, तो बॉडी का टारगेट ये होता है कि बॉडी जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई उन ऑर्गन्स को करें जो मेन है, ठीक है? जैसे आपका लंग्स है, आपका हार्ट है, आपका ब्रेन है, इन ऑर्गन्स को मेजर सप्लाई हो रही होती है। लेकिन आपकी जो पेरिफ्री में बाकी आपके ऑर्गन्स आ जाते हैं, आपके लेग्स आ जाती हैं, आपके आर्म्स आ जाते हैं, फिर यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है, जब आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है। तो अगर लेग्स की तरफ ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, तो वहां पर एक अनकंफर्टेबल सेंसेशन स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे सुइयां चुभना, सुन्न हो जाना पाँव, ठीक है? तो उसे हम कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में एचबी कम है तो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई सिर्फ एक ब्लड सप्लाई नहीं है, उसके थ्रू सारे ऑर्गन्स को न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। तो ऑर्गन्स काम ही आपके न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से कर रहे हैं। तो अगर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं होगी तो ऑर्गन्स फेलियर की तरफ चले जाएंगे। एंड एनीमिया, ठीक है, आप सीबीसी रिपोर्ट पढ़ के सबसे पहले यही कहते हैं अगर एचबी कम है इसको एनीमिया। उसके बाद आ जाता है हिमेटोक्रिट, ठीक है, जो हमारा तीसरा कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। किसी रिपोर्ट के ऊपर पीसीबी लिखा होता है और किसी रिपोर्ट के ऊपर हिमेटोक्रिट लिखा होता है, और कहीं पे आप ईवीएफ भी पढ़ोगे, इरिथ्रोसाइट वॉल्यूम फ्रैक्शन भी पढ़ोगे। अब ये क्या चीज होती है? ये होती है कि जो आपकी बॉडी में पूरा ब्लड का वॉल्यूम है ना, उसमें आपके आरबीसीज कितने प्रेजेंट है, उनकी क्या परसेंटेज है। हिमेटोक्रिट आपको ये बताता है कि आपके, क्योंकि ब्लड के अंदर तो आपके और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, उसमें तो व्हाइट ब्लड सेल्स भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं, लेकिन हिमेटोक्रिट ने आपको मेनली आरबीसीज की जो परसेंटेज है वो बतानी होती है कि जो टोटल ब्लड है उसके अंदर वो कितनी प्रेजेंट है। अब अगर आपका हिमेटोक्रिट लो आता है तो इसमें भी हम लोग यही कंसिडर करते हैं कि पर्सन को एनीमिया, ठीक है?
कि आपके जो बॉडी है उसके अंदर आरबीसीज इतने है ही नहीं है कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सकें बॉडी में। और जिनको एनीमिया होता है फिर उनको जो है वो क्या क्या सिम्टम्स आ रहे होते हैं, फटीग, पेल स्किन, डिजीनेस एंड वीकनेस वगैरह के सिम्टम्स आ रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आपका जो रेड ब्लड सेल्स, अगर आपकी परसेंटेज ज्यादा है आपके ब्लड के अंदर, तो वही बात कि जब रेड ब्लड सेल्स ज्यादा हो जाते हैं तो वो ब्लड क्लॉट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आपका जो ब्लड है वो थिक हो जाता है और क्लॉटिंग के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जब आपका ब्लड बहुत ज्यादा थिक हो जाता है तो आपको हाइपरटेंशन का रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि जब ब्लड बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा तो वेजल्स में से गुजरने में उसको मुश्किल होगी और वो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ गुजरेगा। तो आपके हाइपरटेंशन का रिस्क भी बढ़ा देता है अगर आपका पीसीबी जो है वो आपके रिपोर्ट के अंदर ज्यादा है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट आ जाता है डेट इज एमसीएच। एमसीएच जो है वो हमारे पास मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, अब ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि जो आपका ईच रेड ब्लड सेल है ना उसमें कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ठीक है, एमसीएच ने आपको सिर्फ एक रेड ब्लड सेल के हीमोग्लोबिन की एवरेज अमाउंट बतानी होती है। और हीमोग्लोबिन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होती है और इसको पिकोग्राम के अंदर जो है वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, आप रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। अब एमसीएच को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? एमसीएच को कैलकुलेट किया जाता है कि आपका जो टोटल हीमोग्लोबिन है उसको नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल से डिवाइड करके। और ये जो एमसीएच है ना, ये बाकी जो तीन आपके अदर करते हैं एमसीएच। एमसीबी या एमसीएससी उनके साथ मिलके ये आपको ये बताता है कि आपको किस टाइप का एनीमिया है। ठीक है, जो हमें बी 12 रिलेटेड एनीमिया हो रहा होता है या फोलेट रिलेटेड एनीमिया हो रहा होता है या आयरन रिलेटेड एनीमिया एनीमिया हो रहा होता है, वो हमें इन चीजों से पता चलता है। अब अगर आपका लो एमसीएच आता है तो उसकी सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। ठीक है, कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर इतना आयरन ही नहीं है कि वो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस कर सके। और इसमें आपको दूसरी अदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज के चांसेस भी होते हैं, जैसे बी 12 एंड फोलेट। क्योंकि जो बी 12 एंड फोलेट होते हैं ये आपके आरबीसीज की प्रोडक्शन भी करवाते हैं और उनको मेच्योर भी करते हैं। तो अगर इनकी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं तो आपको पता होगा कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है, यानी कि आरबीसीज जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज साइज के बनने लग जाते हैं और उनमें हीमोग्लोबिन कंटेंट कम होगा। ठीक है, क्योंकि एमसीएच में हम बेसिकली हीमोग्लोबिन देख रहे हैं। अगर वो लार्ज साइज के आरबीसीज बना भी रहे हैं दादी माँ केले ला के देना। लेकिन कम होगा। माइक इसका ऑन है, किरण माइक म्यूट कर ले। अच्छा, मैं बताई थी कि एमसीएच के अंदर हम लोगों ने बेसिकली देखना है कि हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना है आरबीसीज के अंदर। ठीक है, तो अगर वो बेशक लार्ज साइज के रेड ब्लड सेल्स बना भी रहे हैं लेकिन उनके अंदर हीमोग्लोबिन कंटेंट बहुत कम होगा। ठीक है, जिसकी वजह से उनको एनीमिया हो रहा होता है। इसके अलावा अगर और हम इसके रीजन देखें कि एमसीएच क्यों लो होता है, तो बहुत सारी क्रोनिक डिजीजेस भी होंगे उनकी। अगर आप सीबीसी रिपोर्ट देखें तो उसमें भी एमसीएच लो होता है, जैसे कि किडनी डिजीजेस। ठीक है, डायलिसिस वाले पेशेंट, लिवर में आपके जो सिरोसिस वाले या लीवर फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं। इसके अलावा सर्टन कैंसर, जो बोन मैरो के कैंसर्स होते हैं, ल्यूकीमिया वगैरह होते हैं, उनके अंदर आरबीसी की प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं हो रही होती। इसके बाद आपके पास आ जाता है थैलासीमिया। ठीक है, थैलासीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर होती है जिसमें बॉडी जो है वो हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल प्रोड्यूस करती है। उसमें जीन्स में जो है वो म्यूटेशन आ जाती है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो सही से प्रोड्यूस नहीं होता, उसकी एबनॉर्मल प्रोडक्शन होती है। ठीक है, इसकी वजह से आपके एमसीएच लो आता है कि आपके जो आरबीसीज में हीमोग्लोबिन की एवरेज अमाउंट जो आपने देखनी थी वो कम आएगी। एंड ऑटोइम्यून डिजीजेस। ऑटोइम्यून डिजीजेस का मतलब ये होता है कि इम्यून सिस्टम का बेसिकली काम ही होता है कि जो बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है उसने उसको किल करना है। लेकिन कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जिसमें इम्यून सिस्टम इतना हाइपर सेंसिटिव हो जाता है कि वो अपने ही बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। तो इसी तरह से अगर वो ब्लड फॉर्मिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, आरबीसीज प्रोडक्शन सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, तो आरबीसीज की प्रोडक्शन नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपको एमसीएच आपकी रिपोर्ट के अंदर हाई आता है तो उसकी क्या रीजन होती है कि आपके जो आरबीसीज हैं वो नॉर्मल से ज्यादा लार्ज साइज के बने। ठीक है, जिसे हम मैक्रोसाइटोसिस भी कहते हैं। और उनके अंदर या तो बहुत ज्यादा एक्सेस में हीमोग्लोबिन होगा या बहुत ही कम हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है, नॉर्मल अमाउंट नहीं होगी।
और ये होता है मोस्टली B12 एंड फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि आयरन डेफिशिएंसी का तो आप HB से अंदाजा लगा लेते हो कि अगर वो कम है तो आयरन डेफिशिएंसी का नहीं है। लेकिन अगर आपने ये देखना है कि आपको B12 या फोलेट रिलेटेड आयरन सॉरी एनीमिया है, तो आपका MCH अगर इंक्रीज है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी के अंदर फोलेट या B12 की डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट आता है उसमें हमारे पास आता है MCHC, ठीक है, मीन कॉप्सुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पूरे जो आरबीसीज होते हैं ना, उसमें आप हीमोग्लोबिन की एवरेज कंसंट्रेशन चेक करते हो। जो पिछला हम लोगों ने पढ़ा MCH, उसमें सिर्फ आप एक ब्लड आरबीसीज के अंदर जो था वो हीमोग्लोबिन देख रहे थे, लेकिन यहाँ जितना आपकी बॉडी के अंदर टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड है उसके अंदर आप हीमोग्लोबिन देख रहे होते हो। एंड इसमें जो है वो हम लोग स्पेसिफिकली ये देख रहे होते हैं कि आपके जो एक रेड ब्लड सेल्स है वो कितना हीमोग्लोबिन को कैरी कर रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग जो है वो कैलकुलेट करते हैं, हीमोग्लोबिन को डिवाइड करते हैं हिमेटोक्रिट से, और उससे हमें पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में MCHC कितना है। अब अगर लो MCHC है तो उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। लो MCHC की जो मेन रीजन होती है वो ज्यादातर थैलेसीमिया के केसेस में होता है। एंड लिवर एंड किडनी डिजीजेस में जो क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, DCLD होता है, डीकम्पनसेटेड अगर लिवर डिजीज है, या आपको CKD वगैरह है तो उसके अंदर लो MCHC हो सकता है, और B12 फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, और इसकी क्या क्या रीजंस होती हैं, ठीक है, कि अगर आपकी बॉडी के अंदर जो है वो MCHC को आपने चेक करना है तो डिहाइड्रेशन जो है वो मेजर इसका कॉज हो सकता है। क्योंकि अगर कोई किसी पर्सन को बहुत ज्यादा क्रॉनिक डायरिया हुआ है या बहुत ज्यादा क्रॉनिक उसको वॉमिटिंग का इशू था, तो उसकी बॉडी ने बहुत ज्यादा अगर फ्लूइड लॉस कर दिया तो उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके स्पेरोसाइटोसिस, ठीक है, ये एक कंडीशन है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होती है जिसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है, वो स्फेरिकल होते हैं, ठीक है, वैसे वो डोनट शेप के होते हैं, लेकिन जो स्पेरोसाइटोसिस होती है इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा स्फेरिकल शेप के बनते हैं, और उससे भी HB आपकी जो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर जाती है। इसके अलावा अगर किसी को ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया है, ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होता है, हीमोलिटिक का मतलब ये होता है कि आपकी जो आरबीसीज की ब्रेकडाउन होनी है 120 डेज के बाद वो यहाँ पर एबनॉर्मल होती है, ठीक है। और ऑटोइम्यून है तो ऑटोइम्यून का मतलब ये है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वही सेल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है मिस्टेकनली, ठीक है, उसको नहीं पता, वो समझता है कि जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं वो फॉरेन ही है, ठीक है, इनको किल करना है, तो इससे भी हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं अगर वो आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज करते हो तो उससे भी आपकी जो MCHC की वैल्यूज होती हैं वो अफेक्ट हो सकती हैं, ठीक है, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होती हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस होती हैं जो ज्यादातर एलर्जीज या अस्थमा के पेशेंट या आर्थराइटिस के पेशेंट जो है वो यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो डायरेटिक्स होती हैं वो BP वाले पेशेंट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम वाटर की वजह से बहुत ज्यादा एक्सेस में हो जाता है, तो वाटर का लॉस करवाना होता है बॉडी से। लीवर डिजीजेस में आपका जो है वो MCHC की वैल्यूज अफेक्ट हो सकती हैं, कैसे, क्योंकि लीवर भी हेल्प कर रहा होता है जो डैमेज हो जाते हैं आरबीसीज उनको रिमूव करने में, ठीक है, तो अगर लीवर की किसी भी किस्म की अगर प्रॉब्लम है तो उसमें भी MCHC की वैल्यूज जो है वो अफेक्ट होती हैं। इसके अलावा जो आपका सिकल सेल एनीमिया आ जाता है, ये भी एक इनहेरिटेड कंडीशन होती है। सिकल सेल एनीमिया में ये होता है कि जो जीन्स की चेंजेस की वजह से जो हीमोग्लोबिन बनना था वो नहीं बनता, और उस वजह से आरबीसीज जो है वो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं और वो सिकल शेप के हो जाते हैं, ठीक है, कि जीन्स में म्यूटेशन आती है उसकी वजह से हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल प्रोड्यूस होता है और आरबीसीज रिजिड होके सिकल शेप जो है वो इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है, तो ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है MCV, ठीक है। MCV में क्या होता है कि ये भी आपका CBC का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसमें आप रेड ब्लड सेल्स का जो है वो साइज मेजर कर रहे होते हो, ठीक है। अब इस टेस्ट से आपको ये पता चलता है, इसकी वैल्यू से आपको ये पता चलेगा कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं क्या वो नॉर्मल साइज के बन रहे हैं या वो स्मॉल हैं या वो लार्ज हैं, ठीक है, और इसको फेम्टोलीटर्स के अंदर हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि अगर आपका जो MCV की वैल्यूज लो आ रही हैं, इसका मतलब है कि आपके जो ब्लड सेल्स हैं वो स्मॉल बन रहे हैं नॉर्मल से, तो ये मोस्टली जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है उससे लिंक कर रहा होता है, जिसे हम माइक्रोसाइटिक एनीमिया भी कहते हैं। अगर आपकी हाई MCV की वैल्यू आती है तो इसका मतलब है कि आपके नॉर्मल से ज्यादा
लार्ज शेप के जो है या लार्ज जो है वो आपके आरबीसीज बन रहे हैं, तो ये मोस्टली होता है B12 या फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से, तो इसे हम कहते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। और अगर आपकी एमसीवी की वैल्यू नॉर्मल आती है, लेकिन आप लोग कुछ जब जैसे वार्ड्स वगैरह में आप लोग विजिट करोगे तो आप देखोगे कि मोस्टली किडनी या बोन मैरो के पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उनमें एमसीवी की वैल्यू नॉर्मल आ रही होती है लेकिन वो एनीमिक होते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट कंपोनेंट आ जाता है आरबीसीएस का, उसमें आ जाता है आरडीडब्ल्यू। ठीक है। जिसमें हम लोग रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ को जो है वो मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है। इसमें हम लोग ये देख रहे होते हैं कि जो आपका ब्लड सैंपल है उसमें आरबीसीएस के साइज के अंदर कितनी वेरिएशंस आती हैं। ठीक है। वेरिएशन को चेक किया जा रहा होता है कि ग्रेटर अगर आपकी हाई आरडीडब्ल्यू की वैल्यू आती है, इसका मतलब है कि आपके आरबीसीएस के साइज के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशंस है। कुछ आरबीसीएस किसी साइज के बन रहे हैं, कुछ रेड ब्लड सेल किसी साइज के बन रहे हैं। ठीक है। तो वो वेरिएशन को चेक करता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं आयरन, फोलेट एंड B12 की, जिसकी वजह से आपके कुछ आरबीसीज किसी साइज के बन रहे हैं और कुछ आरबीसीज किसी साइज के बन रहे हैं। और इसी तरह से एनीमिया हो सकता है, मैगोब्लास्टिक हीमोलिटिक एनीमिया। मेनली हीमोलिटिक एनीमिया के केस में इस तरह का इशू देखा गया है। एंड अगर आपके आरडी डब्ल्यू की वैल्यू एलिवेटेड है तो वो लिवर डिजीजेस के अंदर भी देखा गया एंड किडनी डिजीजेस। ठीक है। और क्रॉनिक इलनेसेस जैसे क्रॉन डिजीज या डायबिटीज है, डायबिटिक पेशेंट भी जब वो उनकी शुगर बहुत ज्यादा हाई होती है 600-700 तक, तो वो जाकर जो है वो लास्ट स्टेजेस पर एनीमिक हो जाते हैं। एंड क्रॉन डिजीज वाले जो पेशेंट्स होते हैं इनमें जीआईटी के किसी भी सेगमेंट में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ठीक है। और इनका जो वो पूरा पार्ट जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन हुई होती है वो पूरा ही डैमेज हो जाता है, और ये आईबीटी वाले पेशेंट्स होते हैं। इसके अलावा अगर आरडीडब्ल्यू की वैल्यू जो है वो लो आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जब आपकी वैल्यू लो आती है ना तो उसमें इतना कंसर्न वाली बात नहीं होती। ठीक है। उसका यही मतलब होता है कि जो आपके रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं उनका साइज ठीक है और उनका वॉल्यूम भी ठीक है, तो ये कोई मेजर कंसर्न वाली बात नहीं होती है। और माइनर सी प्रॉब्लम हो सकती है एनीमिया टाइप अगर आपको लो आरडीडब्ल्यू आ रहा है। हाई अगर आ रहा है तो उसमें आपको जो है वो मेजर कंसर्न लेने की जरूरत होती है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है थोड़ा सा हम इसका पोर्शन पढ़ेंगे, बाकी हम इसको कल डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास सीपीसी रिपोर्ट का पार्ट होता है वो होता है डब्ल्यूबीसी काउंट। ठीक है। वाइट ब्लड सेल काउंट हम लोगों ने देखना होता है। तो जब हम लोग वाइट ब्लड सेल्स काउंट देखते हैं तो उसमें हम उसके सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं, जो भी उसमें सेल्स इन्वॉल्व होते हैं उन सबको हम उनकी सारी वैल्यूज देख रहे होते हैं। डब्ल्यूबीसीज को हम लोग जो है वो ल्यूकोसाइट काउंट भी कहते हैं, और इसमें हमें ये पता चलता है कि आपके ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स कितने प्रेजेंट हैं। एंड ये अगर कम हो आपकी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसीज काउंट तो उसे हम लीकोपीनिया कह रहे होते हैं। और ये बोन मैरो की प्रॉब्लम, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और इन्फेक्शंस के केसेस में ज्यादा होता है। ठीक है। जो बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शंस होती हैं उनकी केस में डब्ल्यूबीसीज का जो काउंट है वो कम या ज्यादा हो सकता है। इन्फेक्शंस होती हैं जैसे अगर आपका डब्ल्यूबीसीज काउंट अगर एलिवेटेड आ रहा है तो उसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है। और वो कुछ बैक्टीरियल और कुछ वायरल इन्फेक्शंस के केसेस में होता है। इसके अलावा अगर कोई आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं वो भी आपका डब्ल्यूबीसीज का कंटेंट जो है वो इंक्रीज कर सकती हैं। ठीक है। जैसे अर्थराइटिस वगैरह के पेशेंट्स होते हैं या जिनका ईएसआर बढ़ा होता है। इसके अलावा अगर कुछ इम्यून डिसऑर्डर्स हैं तो वो भी डब्ल्यूबीसीज की प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकती है। अगर बॉडी में एक जनरल हम लोग इसको बात करें कि बॉडी में अगर कोई भी स्ट्रेस आया है ना तो आपका डब्ल्यूबीसीज का काउंट बढ़ जाता है या कम हो जाता है, क्योंकि उस स्ट्रेस से बॉडी ने फाइट करना है। बोन मैरो की डिजीजेज जैसे ल्यूकीमिया वगैरह जिनको ब्लड कैंसर वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है वो डब्ल्यूबीसीज का काउंट एबनॉर्मल देखा गया, और ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है माइलो प्रोलिफरेटेड। इसमें ये होता है कि आपकी जो एक्सेस सेल्स की ग्रोथ होने लग जाती है। ठीक है। ये बोन मैरो की डिजीज होती है, और इसमें ये होता है कि आपका जो बोन मैरो है ना वो बहुत ज्यादा आरबीसीज बनाना स्टार्ट कर देता है, और डब्ल्यूबीसीज की प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाती है और प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है। इसके अलावा हम अगर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है आपकी बॉडी में, जैसे कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो उसमें भी हम चेक कर रहे होते हैं कि डब्ल्यूबीसीज काउंट कितना है, बॉडी में कितनी इन्फ्लेमेशन है, बॉडी में कितनी इन्फेक्शन है। एंड इसके अलावा कुछ कैंसर्स, कुछ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन से भी आपका जो है वो हाई डब्ल्यूबीसी काउंट आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूट्रोफिल्स।
न्यूट्रोफिल्स जो है वो, इसको हम लोग जो है वो चेक कर रहे होते हैं एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट से, एएनसी से। और इसमें हम देखते हैं कि आपके ब्लड के अंदर न्यूट्रोफिल्स के कितने नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो है 2 मिनटों में हो जाती है, मैं बता दूंगी। मुझे नहीं पता। बेटा अपना माइक ऑफ कर लें। न्यूट्रोफिल्स जो है वो बेसिकली आपके फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं। जब भी आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होती है, कोई इन्फ्लेमेशन होती है, तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स ही काम करते हैं। और अगर कोई बॉडी में बैक्टीरिया या वायरस आया है तो उसको ये इनगल्फ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रोपीनिया है, यानी न्यूट्रोफिल्स का काउंट कम है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है। और अगर आपकी बॉडी के अंदर हाई न्यूट्रोफिलिया है, यानी कि ज्यादा न्यूट्रोफिल्स की परसेंटेज आ रही है सीबीसी में, तो इसका भी मतलब है कि कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन चल रही है, जिसके अगेंस्ट जो है वो न्यूट्रोफिल्स फाइट कर रहे हैं और उनका लेवल इंक्रीज हुआ हुआ है बॉडी में। बोन मैरो की कुछ कंडीशंस हैं जिसमें न्यूट्रोफिल्स का लेवल जो है वो आपका कम हो जाता है, या उसकी जो न्यूट्रोफिल्स की प्रोडक्शन है वो इफेक्ट होती है, जैसे ए प्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। ए प्लास्टिक एनीमिया जो है ये सीरियस टाइप का एनीमिया होता है और ये रेयर होता है। इसमें ये होता है कि आपका जो बोन मैरो होता है वो आपके इनफ आरबीसीज बना ही नहीं रहा होता, ठीक है। आरबीसीज की प्रोडक्शन कम हो जाती है इसके अंदर, और ये जेनेटिक कंडीशन होती है। इसके अलावा कुछ ऑटोइम्यून कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें न्यूट्रोफिल्स के अटैक का सिस्टम जो है वो लेस या हाई हो सकता है। और कीमोथेरेपी वगैरह या कुछ ड्रग्स वगैरह जो यूज करते हैं, उनमें भी जो है वो न्यूट्रोपीनिया की कंडीशन आती है, यानी कि न्यूट्रोफिल्स की प्रोडक्शन नहीं होती। बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस, ठीक है, जो स्किन की फंगल इन्फेक्शंस होती हैं उसमें न्यूट्रोफिल्स का काउंट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर कोई बहुत ज्यादा किसी सर्जरी या ट्रॉमा से गुजरा है, किसी की या किसी का कोई बर्न हुआ था और उसकी सर्जरी हुई है, या किसी की कोई और सर्जरी हुई है, तो उसमें भी न्यूट्रोफिल्स का काउंट जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस की बात करें तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है, जो कि ऑटोइम्यून अर्थराइटिस होता है, उसके केस में भी न्यूट्रोफिल्स की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। और अगर आपकी बॉडी में आईबीडी की कंडीशन है, उसमें भी न्यूट्रोफिल्स की प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो जाती है। न्यूट्रोफिल्स जो है वो डब्ल्यूबीसीज की एक टाइप होता है जो बॉडी से फाइट कर रहे होते हैं। और एएनसी की बात करें तो ये आपके ब्लड के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स की कैलकुलेशन करते हैं। और अगर न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो ये इटसेल्फ एक सेल्स है, ठीक है। और न्यूट्रोफिल काउंट जो है वो उनको मेजर करता है, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें, जितना हम लोगों ने पढ़ा है, बाकी इसको हम कल डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको सारी समझ लग गई है। रिकॉर्डिंग लेक्चर, हाँ जी, यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगी, आप लोगों को मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी। मैम सीबीसी टेस्ट जो है वो किन पेशेंट्स पे और सजेस्ट किया जाता है, डॉक्टर किन पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं? बेटा सीबीसी इतना कॉमन टेस्ट है कि ये तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जैसे हम लोग नॉर्मल पर्सन है, हमें भी हर 3 महीने के बाद सीबीसी अपना करवाना चाहिए, ठीक है। इतना कॉमन है, और कोई भी हॉस्पिटलाइज पेशेंट होगा ना, उसको डॉक्टर सीबीसी लाजमी रिकमेंड करेंगे, ठीक है। इतना कॉमन एंड इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये। जी ठीक। बेटा जब ईएसआर का बॉडी में लेवल ज्यादा हो जाता है ना, तो उससे होता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन के केसेस में ईएसआर का लेवल ज्यादा हो जाता है। और फिर हम लोग डब्ल्यूबीसी से भी चेक करते हैं कि आपके अगर डब्ल्यूबीसी काउंट हाई है या लो आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बॉडी में इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है। आईबीडी एक्सप्लेन कर दूं? अच्छा बेटा, आईबीडी जो है वो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होती है, ठीक है। और इसमें ये होता है कि आपके जो अल्सर्स भी बन सकते हैं इंटेस्टाइन में, और आपके जीआईटी के किसी भी सेगमेंट के अंदर इन्फेक्शन भी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है। और ये क्रॉनिक कंडीशन होती है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हमारा जो सा एचबी का लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज, जैसे वुमेन्स के लिए 12 से 16 तक होता है और हमारा वो 13 पे आ रहा है, लेकिन जो हमारा एमसीएचसी का लेवल है वो भी उसमें थोड़ी गड़बड़ आ रही है, वो हमारा लो आ रहा है, तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि हमें फ्यूचर में एनीमिया
ओके। अच्छा, ये इनका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैंने इसीलिए सीबीसी रिपोर्ट के ऊपर जो है वो आप लोगों को ज्यादा टाइम लगवाया है कि मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात की कि हम सिर्फ एचबी को देख रहे होते हैं, और एचबी को देख के हम बाकी सारे कंपोनेंट्स को इग्नोर कर देते हैं और हम कहते हैं कि एचबी अगर कम है इसको एनीमिया है, ठीक है। बेटा देखो, अब उन्होंने ये बात की कि एचबी उनकी ठीक है, लेकिन अगर एमसीएच का लेवल कम है या एमसीएससी का लेवल जो है वो कम आ रहा है, तो ये किस चीज की इंडिकेशन है? और मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया कि अगर आपका एमसीएच या एमसीएससी के लेवल्स कम आ रहे हैं तो वो फोलेट या बी12 की डेफिशिएंसीज हो सकती है और उनसे रिलेटेड एनीमियाज हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पढ़ाने का यहाँ पे यही पर्पस था कि सिर्फ एचबी को ना देखें, जो बाकी सारे कंपोनेंट्स मैंने पढ़ाए हैं अब उनको भी फोकस करें, ठीक है। कि अगर उनकी वैल्यूज हाई एंड लो हो रही हैं तो और किस किस्म के एनीमियाज हो सकते हैं बॉडी में, या और किस किस्म की क्रॉनिक कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे मैंने लीवर, किडनी, बोन मैरो की इतनी डिजीजेस आप लोगों को बताई। थैलासीमिया में बेटा जीन की म्यूटेशन की वजह से आपका जो हीमोग्लोबिन है ना उसकी प्रोडक्शन एबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है। बोन मैरो जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करता इसमें, इसलिए इनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट और इस तरह के इनको जो है वो सोल्यूशन बताए जाते हैं। बॉडी में इन्फ्लेमेशन का कैसे पता चलेगा? अच्छा, इन्फ्लेमेशन जो है ना वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं आपकी बॉडी में, जैसे अर्थराइटिस है, एस्थमा है, ये सारी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं। इनके लिए भी आप टेस्ट करवा सकते हो, ईएसआर से भी आपको पता चल जाता है, ठीक है। उसकी रिपोर्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अगर उसका लेवल हाई है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होती है। और किसी का कोई क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन है, जी जी। आपने बताया कि एमसीएच का लेवल अगर लो है तो भी फोलेट और बी12 की डेफिशिएंसी है, और अगर हाई है तो भी इस केस में भी इनकी डेफिशिएंसी हो सकती है, तो ऐसा क्यों? अच्छा, होता ये है बेसिकली कि अगर उनका लो साइज है और लो लेवल आ रहा है ना, तो उसमें ये होता है कि आपका जो एनीमिया है ना वो माइक्रोसाइटिक है, ठीक है। कि आपका स्मॉल साइज के आरबीसीज बन रहे होते हैं, ठीक है। और अगर उनके लेवल्स हाई आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके आरबीसीज का जो है वो लार्जर साइज के बन रहे हैं, और वो फोलेट एंड बी12 की वजह से हो सकता है, ठीक है। और ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करता है। दोनों कंडीशंस के अंदर आपके अंदर बी12 या फोलेट की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, लेकिन जो ज्यादा अगर मेजर देखा जाए तो वो अगर उनकी हाई वैल्यूज आ रही हैं तो वो बी12 एंड फोलेट से रिलेटेड होता है, अगर लो वैल्यूज आ रही हैं तो वो ज्यादा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से रिलेटेड होता है।